Hello learners, in this video I am going to discuss a very common topic, that is tenses, active voice and passive voice, which is prescribed in the syllabus for BA first semester and second semester in foundation course in English language by Kumaon University. Now this is a very common topic which you have been learning since your school days. So why am I covering this topic here? The reason is that there are still many students who get stuck in tenses, or those who are not able to even make sentences, and they have doubt in active voice and passive voice. So you can take this video as a revision, and it is not only for the students of Kumaon University but for all the students who would like to revise active voice and passive voice. The mode of the video is bilingual, that means I'll be speaking both in Hindi and English. The reason is I want to make you understand the topic in the easiest way. So in this particular video, I'll be covering indefinite tense, and in the second part, in another video, we'll be covering the rest of the tenses. So let's start with it. Now before we start with understanding active voice and passive voice, we need to understand that how a sentence is constructed in English. In English, a simple sentence is constructed by this, simply you can say an evergreen construction or a formula. That means in a sentence, first of all there is a subject, then comes verb, and then comes object. Now here we are saying that verb is an action word. Here I am talking about an action word. So if there is any action, certainly there must be a doer of that action. मतलब कि अगर हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट, पहली बात तो कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, और वर्ब का मतलब यहाँ पे मैं क्रिया की जो बात कर रही हूँ, मैं एक्शन वर्ड की बात कर रही हूँ, मतलब ऐसे शब्द जो हमें किसी काम का होने का जिनसे पता चलता है। और अगर कोई काम हो रहा है, दैट मीन्स उसको कोई करने वाला भी जरूर होगा। सो काम को करने वाला जो व्यक्ति होता है, दैट पर्सन इज नोन एज अ डूअर, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, राइट। एंड वर्ब, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एक्शन वर्ब। और फिर उसके अलावा जो कुछ भी बचता है वो आता है आपके ऑब्जेक्ट में। सो सबसे पहले क्या आता है, जो सब्जेक्ट होता है उसकी जगह पे आता है डूअर। जो एक फॉर्मूला है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीज़ों को मिला के बनता है एक सिंपल सेंटेंस, जिसे हम एवरग्रीन फॉर्मूला या एक एवरग्रीन कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे आएगा डूअर, उस काम को करने वाला व्यक्ति, मतलब कर्ता। एंड देन कम्स वर्ब। अब वर्ब में भी एक तो आपकी मेन वर्ब हो सकती है सेंटेंस में, जो मेन काम होगा, उसके साथ साथ डिपेंडिंग ऑन द टेंस देयर मे बी अ हेल्पिंग वर्ब, आपकी एक हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, ठीक, एक या एक से ज़्यादा भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती हैं। एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट में क्या आता है आपका, अफेक्टेड थिंग, अफेक्टेड पर्सन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अफेक्टेड थिंग का मतलब क्या होता है, प्रभावित वस्तु। अफेक्टेड पर्सन मीन्स प्रभावित व्यक्ति, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स का मतलब बाकी बची हुई चीज़ें। एक बार इसको समझते हैं। जो आपका वर्ब है, मतलब जो क्रिया है, उसको करने वाला व्यक्ति तो कहलाएगा कर्ता, मीन्स डूअर, एंड दैट वुड कम एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट आती है आपकी वर्ब, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होगी और मेन वर्ब होगी। सॉरी, मैंने यहाँ पे 2 बार मेन वर्ब लिख दिया है, ठीक है, स्लाइड में। एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, अफेक्टेड पर्सन मतलब प्रभावित व्यक्ति, मतलब उस कार्य का जो वर्ब हुई है उसका किस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ा है, वो आ सकता है, हो सकता है सेंटेंस में। अफेक्टेड थिंग भी हो सकती है, मतलब उस काम का, उस वर्ब का किस चीज़ के ऊपर असर हुआ है, या फिर बाकी बची हुई चीज़ें, जो कुछ भी सेंटेंस में बचा है वो सब कुछ ऑब्जेक्ट में, रेस्ट ऑफ द थिंग्स में आ जाएगा।
अब ये ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में अफेक्टेड थिंग हो या अफेक्टेड पर्सन हो या रेस्ट ऑफ द थिंग्स हो, ठीक। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि हमेशा ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस में, ठीक। केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला सेंटेंस भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम जरा इसके एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। जैसे मैम टीचेस अस इंग्लिश, इसको समझते हैं। काम क्या हो रहा है, हुआ है यहाँ पे टीच करने का। मैम हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो व्हाट इज़ द वर्ब? द वर्ब इज़ टीचेस। काम क्या है? पढ़ाने का। कौन पढ़ाता है? हु इज़ द डूअर? आप पढ़ाते हैं मैम को या मैम पढ़ाती हैं आपको? मैम पढ़ाती हैं। सो मैम इज़ द डूअर। तो डूअर जो है वो कहाँ आ गया? सब्जेक्ट की जगह पे। फिर आ गया वर्ब टीचेस। अब अस और इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है, जिसमें अस क्या है? अफेक्टेड पर्सन। पढ़ाने का असर किसके ऊपर हुआ? कौन लोग उससे प्रभावित होते हैं? अस, हम। सो और इंग्लिश क्या हो गया? अफेक्टेड थिंग। सो मैम टीचेस अस इंग्लिश, ठीक। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। काम क्या हो रहा है? खेल रहा है। रोहन फुटबॉल खेल रहा है, तो खेलने का काम। और कौन खेल रहा है? करता कौन है? काम करने वाला व्यक्ति कौन है? हु इज द डूअर? रोहन इज द डूअर। सो रोहन हैज कम एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। और खेलने का प्रभाव किस चीज के ऊपर पड़ा है? फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या हो गया आपका? अफेक्टेड थिंग। प्रिया हैज विजिटेड द ताजमहल। तो यहाँ पे विजिट मेन वर्ब है, उसको किसने किया? हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, विजिटेड मेन वर्ब है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में प्लेइंग मेन वर्ब था और इज हेल्पिंग वर्ब है। प्रिया को किसने विजिट किया ताजमहल? प्रिया ने। सो हु इज़ द डूअर? प्रिया। तो प्रिया आ गई सब्जेक्ट की जगह पर, और उस विजिट करने का प्रभाव किस चीज़ पर पड़ा? द ताजमहल, वो हो गया अफेक्टेड थिंग, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट में। सो वी सी दैट a sentence is constructed by three things, that is subject plus verb plus object, and at the place of subject comes doer. अगर ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब एक्शन वर्ब है, तो वहाँ पर जो काम को करने वाला व्यक्ति होगा वो आपका आएगा सब्जेक्ट की जगह पर, और फिर आएगी वर्ब, और वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, या केवल डिपेंडिंग ऑन द टेंस के हिसाब से वर्ब लगेगी। एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट, जिसमें अफेक्टेड थिंग हो सकता है, पर्सन हो सकता है, और जो कुछ भी बचा कुचा है सेंटेंस में, रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट दे ऑल कम एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ सच सेंटेंसेस इन विच अ डूअर कम्स एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, दे आर नोन एज सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। ऐसे सेंटेंस जिनमें काम को करने वाला जो व्यक्ति है डूअर, वो सब्जेक्ट की जगह पर आता है, तो वो सेंटेंस आपके कहलाते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस। आपको ये नहीं, कई स्टूडेंट्स ऐसे याद समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट है तो ये एक्टिव वॉइस है। सब्जेक्ट तो हमेशा ही होगा सेंटेंस में, बट उस सब्जेक्ट की जगह पर कौन आ रहा है? हु इज टेकिंग द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट? डूअर। डूअर उस जगह पर आ रहा है। काम को करने वाला व्यक्ति अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर है, देन सच सेंटेंस इज नोन एज सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्शन सेम रहेगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर सब्जेक्ट की जगह पर आएगा अफेक्टेड थिंग और अफेक्टेड पर्सन, तो और फिर उसके बाद आएगी वर्ब, और जो आपका ऑब्जेक्ट है उस जगह वहाँ चला जाएगा डूअर बाय लगा के, और बाकी जो कुछ भी बचा कुछ है वो सब सेंटेंस में सब ऑब्जेक्ट में आएगा। तो ये सेंटेंस कहलाएगा आपका पैसिव वॉइस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। आपको ऐसा याद नहीं करना है। अगर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे तो आप ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें टाइम हो सकता है, जगह हो सकती है, आप पूरा ऑब्जेक्ट ला के आगे नहीं रखेंगे। आपको केवल क्या लाना है आगे? अफेक्टेड थिंग या अफेक्टेड पर्सन। मतलब उस काम का जो वर्ब थी सेंटेंस में, उसका असर जिस व्यक्ति
प्रभावित व्यक्ति या प्रभावित वस्तु पे हुआ, अगर वो अब सब्जेक्ट की जगह पर आ गया आगे, और जो डूअर है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया बाय लगा के, तो वो और बाकी बचा कुचा सेंटेंस वो आपका कहलाता है सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। अब बात यह है कि हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस क्यों बनाएं। देखिए, कई बार हम डूअर से ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहते हैं कि किस व्यक्ति या वस्तु पर उस काम का असर हुआ, इसलिए हम सब्जेक्ट की जगह पर अफेक्टेड पर्सन या अफेक्टेड थिंग को लगाते हैं। अदरवाइज सिंपली अगर हम बोलें स्पोकन इंग्लिश में, आपको पैसिव वॉइस बनाने की ऐसी ज़रूरत नहीं होती। जब आपको डूअर पता है, व्हेन यू ऑलरेडी नो द डूअर, तो आप सिंपली सेंटेंस को किस में बना देंगे, एक्टिव वॉइस में। ठीक, बट आप एग्जाम्स में और जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको समझना है कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय जो अफेक्टेड थिंग या अफेक्टेड पर्सन है वो आगे आ जाएगा, और जो डूअर है वो पीछे ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। जैसे हमने पीछे एक सेंटेंस दे रखा था, मैम टीचेस अस इंग्लिश। तो यहाँ पे अफेक्टेड पर्सन कौन था, अस। तो हम अस को आगे ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक, जहाँ हम अभी तक डूअर लगा रहे थे, अब वहाँ पे क्या रखेंगे, अफेक्टेड पर्सन। ठीक, तो अस जब आगे आएगा तो वो बन जाएगा वी। इसके लिए आपको प्रोनाउन का ध्यान रखना है। ठीक, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होता है। जो अस है जब वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो बन जाएगा वी। अब वी टीच इंग्लिश मैम तो नहीं कहेंगे आप, तो नहीं, ऐसा तो नहीं बन जाएगा सेंटेंस कि वी टीच इंग्लिश मैम। आप तो मैम को नहीं पढ़ाते हैं, आप कह रहे हैं मैम के द्वारा हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ठीक, या हमें मैम के द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। सो वी आर टॉट इंग्लिश बाय मैम। ठीक, इसमें हम चाहते तो इंग्लिश को भी आगे ला के सेंटेंस बना सकते थे, वो अफेक्टेड थिंग है। सो इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मैम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमने पहले एग्जाम्पल देखा था, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या था आपका, अफेक्टेड थिंग, तो उसको आगे ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पे। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय रोहन। प्रिया विजिटेड द ताजमहल, तो वहाँ पे अब द ताजमहल को आगे ले आएंगे। द ताजमहल हैज़ बीन विजिटेड बाय प्रिया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जब affected person या affected thing, when it comes at the place of subject and doer goes at the place of object, such sentences are known as sentences in passive voice। ये आपको ध्यान रखना है। और अब इसी में चेंजेस क्या हुए हैं, जो बीच में वर्ब में चेंजेस हुए हैं, दैट विल बी डिस्कसिंग अहेड। एक तो बात ये हो गई कि जब हमारे सेंटेंस में डूअर है और अगर हमने सेंटेंस में डूअर को सब्जेक्ट की जगह पर रखा है तो वो बनेगा आपका एक्टिव वॉइस, वो सेंटेंस कहलाएगा एक्टिव वॉइस। सेकंड कंडीशन, डूअर है लेकिन आपने उस डूअर को, काम को करने वाले व्यक्ति को कहाँ रखा है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा है, और अफेक्टेड थिंग या अफेक्टेड पर्सन को आपने सब्जेक्ट की जगह पे रखा है, तो वो कहलाता है पैसिव वॉइस। नाउ थर्ड थिंग इज दैट इफ डूअर इज नॉट मेंशन्ड इन अ सेंटेंस, ऐसा भी कोई सेंटेंस हो सकता है जिसमें डूअर ना हो। क्या ऐसा हो सकता है? डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। जैसे हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, आपका सेंटेंस केवल इतना है, हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब इसमें कौन पढ़ाता है? कोई तो पढ़ाता है, लेकिन सेंटेंस में मेंशन नहीं है। ठीक, सेंटेंस में मेंशन नहीं है, तो ये सेंटेंस किस में है? इसमें तो आपके पास डूअर है ही नहीं, मेंशन ही नहीं किया गया। सो डेफिनेटली दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इन पैसिव वॉइस। वो भी इसी तरह बनेगा, वी आर टॉट इंग्लिश। देखिए, अफेक्टेड थिंग क्या, अफेक्टेड पर्सन कौन है? हम। वो सब्जेक्ट की जगह पर आ गया क्योंकि डूअर तो है ही नहीं, और फिर आ गई आपकी वर्ब आर टॉट, और फिर आ गया अफेक्टेड थिंग इंग्लिश। क्रिकेट खेला जा रहा है,
क्रिकेट खेला जा रहा है। अब कौन खेल रहा है सेंटेंस में मेंशन नहीं है, भाई कोई तो खेल रहा है, करता तो होगा, डूअर तो होगा कोई, बट इट इज़ नॉट मेंशनड इन अ सेंटेंस। तो केवल हमारा सेंटेंस केवल क्या है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। सो अगेन डूअर इज नॉट मेंशनड इन अ सेंटेंस। सो सच सेंटेंसेस आर ऑल्सो इन पैसिव वॉइस, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, अफेक्टेड थिंग और अफेक्टेड पर्सन। सो ये भी आपका किस में है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो कभी एक वजह तो ये होती है कि हमें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना होता है, वो पैसिव वॉइस तो है ही सेंटेंस में, लेकिन कई बार हमारी मजबूरी होती है कि हमें सेंटेंस पैसिव में ही बनाना पड़ता है, बिकॉज वी डू नॉट नो हु इज़ द डूअर और द डूअर इज़ नॉट मेंशन्ड इन द सेंटेंस। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, क्योंकि पहले इसको समझ लेना ज़रूरी है, तभी आप आगे जो टेंसेस हैं उसमें इसको अप्लाई कर पाएंगे और इसे समझ पाएंगे। सो इफ़ द डूअर इज़ एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट द सेंटेंस इज़ इन एक्टिव वॉइस, और अगर डूअर आपको ऑब्जेक्ट की जगह पर है और अफेक्टेड थिंग और पर्सन सब्जेक्ट है तो वो पैसिव वॉइस है। या अगर डूअर सेंटेंस में है ही नहीं और अफेक्टेड थिंग और पर्सन सब्जेक्ट की जगह पर है, सो अगेन दैट इज़ अ पैसिव वॉइस। So when we change a sentence from active voice to passive voice, we need to understand that I have already explained कि subject और object की जगह पे क्या change होगा, but third thing is the change in verb. अब यहाँ तक तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर लेते हैं कि अफेक्टेड थिंग पर्सन को इधर ले आना है और डूअर को बाय लगा के पीछे ले आना है ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रॉब्लम आती है कि वर्ब में भी कुछ चेंजेस होंगे, जो क्रिया है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो वो क्या चेंजेस होते हैं, यहाँ पे हमें हेल्प लेनी होती है बी की फॉर्म्स। बी इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक, उसकी फॉर्म्स की हमें एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मदद लेनी होती है। और जो हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब होगा दैट कन्वर्ट्स इनटू इट्स थर्ड फॉर्म। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, वर्ब में क्या चेंज होगा, हमें बी की हेल्प लेनी है, बी इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, उसको हमें हेल्पिंग वर्ब की तरह ही मदद लेनी है, और जो हमारी मेन वर्ब होगी सेंटेंस की वो अपने थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं कि बी की फॉर्म्स क्या होती हैं। सो बी इज़ अ बेस फॉर्म, बी बेस फॉर्म है जिससे बाकी फॉर्म्स आई हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है इज़ एम आर, सेकेंड फॉर्म इज़ वॉज एंड वर, थर्ड इज़ बीन, एंड देन आईएनजी फॉर्म जिसे हम कहते हैं दैट इज़ फोर्थ फॉर्म बीइंग। इनको आप ध्यान रखेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाउ what is present indefinite tense? A tense which shows our habits, daily routine, right? Or it shows something that an action that happens, जो होता है, मतलब exactly अभी नहीं हो रहा है, बस हम क्या कह रहे हैं, ऐसा होता है, सही, और जो हमारी डेली हैबिट्स और रूटीन या यूनिवर्सल फैक्ट्स को बताते हैं, वो टेंस आपका कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो एक्टिव वॉइस की कंस्ट्रक्शन होती है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैम टीचेस इंग्लिश, अब यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे कौन आया है, डूअर। कौन है, मैम हमें इंग्लिश पढ़ाती है, मैम टीचेस इंग्लिश, सॉरी मैम इंग्लिश पढ़ाती है, मैम टीचेस इंग्लिश। रोहन क्रिकेट खेलता है, रोहन प्लेज क्रिकेट। मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर डेली। ठीक, यहाँ हमने देखा कि जो सब्जेक्ट है उसकी जगह पे आया डूअर, फिर आ रही है आपकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि अगर इन सेंटेंसेस को हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की जगह पे अभी हमें क्या रखना है, डूअर नहीं लगाना है। एपी एंड एटी आई हैव मेंशन, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है अफेक्टेड पर्सन या अफेक्टेड थिंग, उसको लगाएंगे। नेक्स्ट आएगा आपको बी की फॉर्म लेनी है, जो अभी मैंने आपको बताया। तो बी की आप कौन सी फॉर्म लेंगे, फर्स्ट फॉर्म। ठीक, बी की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। इसको
एक और तरीका है जिससे आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब थी वो किस में थी, फर्स्ट फॉर्म में थी। तो बस बी की फॉर्म भी आप कौन सी ले लीजिए, फर्स्ट फॉर्म, इज, एम और आर। और जो खुद मेन वर्ब थी दैट विल बी चेंज इनटू थर्ड फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट और वहीं पे आपका डूअर आ जाएगा बाय लगा के। ठीक, तो पैसिव की कंस्ट्रक्शन क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और डूअर आएगा। तो इसी सेंटेंस का पैसिव, मैम टीचेस इंग्लिश का इंग्लिश, आगे आ गया, अफेक्टेड थिंग है इंग्लिश। अब इंग्लिश के साथ इज, एम, आर में क्या लगेगा, इज टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय मैम। रोहन प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट इधर आ गया, क्रिकेट इज प्लेड बाय रोहन। आई रीड न्यूज़पेपर डेली। अब यहाँ पे आपके पास दो शब्द आ रहे हैं, न्यूज़पेपर और डेली ऑब्जेक्ट में। आप क्या लेकर आएंगे आगे, डेली को ले आएंगे। आप डेली को पढ़ते हैं नहीं, अफेक्टेड थिंग क्या है, न्यूज़पेपर। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स से गलती हो जाती है कि वही जो मैंने पहले बताया कि पूरा ऑब्जेक्ट ही आगे ले आते हैं सब्जेक्ट की जगह पे। पूरा ऑब्जेक्ट नहीं लाना है आपको, केवल अफेक्टेड थिंग या पर्सन लाना है। अब यहाँ पर्सन तो है नहीं, तो आप अफेक्टेड थिंग को लाएंगे। और अगर मान लीजिए अफेक्टेड पर्सन अफेक्टेड थिंग दोनों होते हैं तो किसी एक को लाना होता है। ठीक, सो यहाँ पे हमारा सेंटेंस में आगे क्या आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, न्यूज़पेपर इज रेड बाय मी डेली। इसको रीड नहीं बोलेंगे, रेड बोलेंगे। रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, लेकिन उसकी स्पेलिंग READ ही रहती है। तो न्यूज़पेपर इज़ रेड बाय मी डेली। अब अगेन यहाँ ध्यान रखिए कि जो प्रोनाउन है वो चेंज हो जाएगा। आई जब ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, मी में। ठीक, सो हियर वी सी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैसिव वॉइस इज सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर। ये अकॉर्डिंग टू आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब यहाँ पे सारे सेंटेंसेस में इज वाले सेंटेंसेस है, तो हमने सिंगुलर है क्योंकि सब्जेक्ट, तो इज लगाया। अगर प्लूरल होता तो आर लगा देते, अगर आई होता तो एम लगा देते। ठीक, और फिर आएगी आपकी जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में, जो मेन वर्ब है मुख्य काम जो हो रहा था वो थर्ड फॉर्म में, और फिर ऑब्जेक्ट और वहीं पे डूअर। और कैसे ध्यान रखेंगे कि ये इज, एम, आर आना है, आप सिंपली याद रखिए जो मेन वर्ब थी एक्टिव वॉइस में वो किस में थी, फर्स्ट फॉर्म में। तो बी की भी कौन सी फॉर्म लग गई यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है आपको, कोई काम जो पास्ट में हो गया। ठीक, जो काम जो पास्ट में किया गया। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि जो एक्टिव वॉइस की कंस्ट्रक्शन होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे रोहन ने कल एक नई कार ली। रोहन, किसने ली कार, हु इज़ द डूअर, रोहन। रोहन बॉट अ न्यू कार यस्टरडे। उसने मुझे नया पेन दिया। ही, किसने दिया, उसने। ही gave me a new pen. तुमने मेरा मोबाइल चुराया। किसने चुराया, तुमने। डूअर कौन है, यू। You stole my मोबाइल। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट में डूअर है, फिर वर्ब की जो भी फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म है और आगे ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव में क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह पे अगेन हमें अफेक्टेड पर्सन या अफेक्टेड थिंग को आगे लाना है। और यहाँ पे हमें बी की कौन सी फॉर्म की हेल्प लेनी है, वॉज या वर, सेकेंड फॉर्म की। आप फिर से इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो मेन वर्ब थी एक्टिव वॉइस में वो किस में थी, सेकेंड फॉर्म में। तो जो वॉज और बी की जो भी फॉर्म आएगी वो कौन सी आएगी, वॉज और वर। और जो खुद मेन वर्ब थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में, और बाकी फिर ऑब्जेक्ट और डूअर। अब तो यहाँ पे रोहन बॉट अ न्यू कार यस्टरडे, तो इसमें अफेक्टेड थिंग क्या है, अ न्यू कार। रोहन ने यस्टरडे को नहीं खरीदा कि आप यस्टरडे आगे ले आए, रोहन ने किसको खरीदा है, कार को। तो कार क्या है, कार इज एन अफेक्टेड थिंग। कार आगे आ गया, अ न्यू कार, कार सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज। बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी बॉट ही रहती है। तो
अ न्यू कार वॉज बॉट बाय रोहन yesterday. ठीक, ही गेव मी अ न्यू पेन. अब यहाँ पे दो हैं, अफेक्टेड पर्सन भी है और अफेक्टेड थिंग भी है. डूअर तो ही है, मी कौन हो गया, अफेक्टेड पर्सन, प्रभावित व्यक्ति, और न्यू पेन क्या हो गया, अफेक्टेड थिंग, प्रभावित वस्तु. तो आपके पास चॉइस है, आप मी को भी आगे लगा के बना सकते हैं सेंटेंस और पेन को भी लगा सकते हैं आगे, जिस पर आप ज़्यादा एम्फोसाइज करना चाहते हो उस हिसाब से. तो अगर मी आगे आएगा तो क्या होगा, आई वॉज गिवन अ न्यू पेन बाय हिम, या फिर अ न्यू पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम. ठीक, देन यू स्टोल माई मोबाइल. ठीक, तो अफेक्टेड थिंग क्या है, माई मोबाइल. माई मोबाइल वॉज स्टोलन बाय यू. अब यहाँ पे कोई प्लूरल का सेंटेंस होता तो वहाँ पे आप, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता, मीन्स अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वॉज की जगह वर आ जाता. ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैम कॉल्ड स्टूडेंट्स. मैम कॉल्ड स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आगे आ गया अफेक्टेड पर्सन. स्टूडेंट्स वर कॉल्ड बाय मैम. तो हम देखते हैं कि इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा. नाउ लेट्स सी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको क्या बताता है, फ्यूचर में जो काम होगा. ठीक, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम में कोई काम होगा. इसकी जो एक्टिव वॉइस की कंस्ट्रक्शन होती है दैट इज सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, जिसमें आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल लगता है, प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. जनरली बुक्स में फर्स्ट फॉर्म लिखा होता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में हमेशा दो फॉर्म्स होती हैं, जैसे गो गोज, कम कम्स. तो आपको उसको बेटर है आप याद रखिए बेस फॉर्म होती है. बेस फॉर्म क्या है, वो फॉर्म जिससे सारी फॉर्म्स आई हैं, मतलब उसमें कुछ एस ई एस आई एस आई डी ई डी आई डी कुछ नहीं लगा है. ठीक, जो बेस है शब्द जिससे बाकी सारे शब्द बने हैं. हमेशा विल और शैल, बिकॉज दे आर मोडल वर्ब्स, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. प्रिया तुम्हें कॉल करेगी, प्रिया विल कॉल यू. तो कौन कॉल करेगा, प्रिया. प्रिया डूअर है, प्रिया आ गई, प्रिया के साथ विल लग गया. कॉल बेस फॉर्म है, मतलब उसमें कुछ एस ई एस नहीं लगाना है. एंड यू अफेक्टेड पर्सन. मैं नई कार खरीदूंगा, आई शैल बाय अ न्यू कार. तुम्हें यह ड्रेस पसंद आएगी, यू विल लाइक दिस ड्रेस. अब आ जाते हैं पैसिव वॉइस की तरफ. सो इन पैसिव वॉइस रूल वही याद रखना है कि सब्जेक्ट की जगह पर आएगा आपका अफेक्टेड पर्सन और अफेक्टेड थिंग. सॉरी, यहाँ डूअर नहीं आएगा, ये इधर से आ गया है स्लाइड में. अफेक्टेड पर्सन और अफेक्टेड थिंग सब्जेक्ट की जगह पर आएगा. विल और शैल अपनी जगह पे ही रहेंगे क्योंकि वो फ्यूचर बता रहे हैं. ठीक, लेकिन उनमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट. अभी हम इसे देखेंगे. फिर आपकी आएगी, हमें किसकी हेल्प लेनी होती है हमेशा, बी की फॉर्म्स. पैसिव बनाने के लिए क्या लेना पड़ता है, बी की फॉर्म्स. तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म. दैट मीन्स बी आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि विल और शैल मॉडल वर्ब्स हैं और उनके तुरंत बाद जो भी नेक्स्ट वर्ब होती है वो अपने बेस फॉर्म में आती है. तो यहाँ पे इसीलिए मैंने बेस फॉर्म लिखा है, फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखा. अगर फर्स्ट फॉर्म लिखा होता तो आप कंफ्यूज हो जाते और आप कहते कि यहाँ इज एम आर आएगा. नो, विल और शैल के बाद क्या आएगी, बी आएगी, विच इज़ द बेस फॉर्म, प्लस द मेन वर्ब विल बी कन्वर्टेड टू थर्ड फॉर्म. जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी, एंड ऑब्जेक्ट और वहीं पे बाय डूअर. तो अब सेंटेंस देखते हैं. प्रिया विल कॉल यू. तो अफेक्टेड पर्सन कौन है, यू. यू आगे आ गया, यू विल, यू के साथ तो विल ही आता है. यू विल बी कॉल्ड, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय प्रिया. आई शैल बाय अ न्यू कार. सो अब अ न्यू कार आगे आ गया. अ न्यू कार, अ न्यू कार के साथ आप शैल तो नहीं लगाएंगे, अ न्यू कार के साथ आप क्या लगाएंगे, विल, क्योंकि अब सब्जेक्ट हमारा क्या, अ न्यू कार. जब आए था सब्जेक्ट तो हमने शैल लगाया, लेकिन अब अ न्यू कार है सब्जेक्ट तो क्या लगेगा, विल. अ न्यू कार विल बी, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट बाय मी.
You will like this dress का, this dress will be liked by you. So हमने यहाँ देखा कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किया दैट हाउ टू कन्वर्ट अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस इन इंडेफिनिट टेंस. First of all, you need to remember that what is the difference between active voice sentence and passive voice sentence. जैसे आप सिंपली आप ये याद रखिए कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में डूअर जो है सब्जेक्ट की जगह पर आता है और पैसिव वॉइस की सेंटेंसेस में अफेक्टेड पर्सन या अफेक्टेड थिंग वो सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे और डूअर कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर. एंड देन देयर आर सम चेंजेस इन वर्ब्स. तो चेंजेस जो वर्ब्स में है वो क्या है, जो आपकी वर्ब है उसमें एक तो आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी बी की फॉर्म्स, और दूसरा जो मेन वर्ब होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द अदर टेंसेस, दैट इज कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. थैंक यू.